नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 7 तारीख को चंडीगढ़ में जो घटना घटी, दिल दहला देने वाली थी। लगातार हम देख रहे हैं कि आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो सरकार जागी है, ना ही प्रशासन जागा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे की साठगांठ में लगे हुए हैं कि कैसे ही मामले को रफा दफा कर दिया जाए, ताकि इन लोगों के गले में जो हड्डी अटकी पड़ी है वो हड्डी चाहे तो अंदर चली जाए या फिर बाहर आ जाए। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ जो आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार जी, जिस तरह से 7 तारीख को उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब बहुत सारे सवाल खड़े हुए। 8 पेज का सुसाइड नोट भी मिला और उसमें तमाम ऐसे अधिकारी जो लगातार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना देते थे, जाति के आधार पर उनके साथ अत्याचार शोषण करते थे, उन्हें उत्पीड़न देते थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और उन्होंने समय समय पर इनके खिलाफ कंप्लेंट भी की, समय समय पर शासन प्रशासन को भी जगाया, लेकिन गूंगी बहरी सरकार और गूंगी बहरा प्रशासन किसी भी तरह से जो पूर्ण कुमार जी हैं उनके द्वारा जो लिखित कंप्लेंट दी जा रही थी या जो से भी कंप्लेंट दी जा रही थी उन पे किसी भी तरह का संज्ञान नहीं ले रही थी। लेकिन साथियों, आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। सोचे उस परिवार की क्या हालत होगी, रो रो कर बुरा हाल है सबका। लेकिन शासन प्रशासन अपनी एक दूसरे की साठगांठ में लगा हुआ है, एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है। कल खबर निकल कर आई कि रात को 2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री और कुछ पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस अधिकारी की जो पत्नी है अवनीश जी, उनके घर पहुंचे और तमाम तरह की चर्चाएं की। बताया जा रहा है कि 40-45 मिनट तक बहुत लंबी चर्चा चली। अब उस चर्चा में क्या रहा क्या नहीं रहा, सुबह खबरें आई सामने तो बहुत सारी चीजें खुलकर आई कि जो उनकी बेटी है उसको जॉब का ऑफर दिया गया, यानी कि जो डीएसपी की पोस्ट है उसके लिए उसको कहा गया कि भाई ये नौकरी दे देंगे। लेकिन साफ साफ पूर्ण कुमार जी की पत्नी अवनीश जी, जो कि वो भी पुलिस अधिकारी है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें किसी भी तरह का लालच नहीं चाहिए, किसी भी तरह की नौकरी नहीं चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो इंसाफ दीजिए। मैं भी 11 तारीख को चंडीगढ़ सेक्टर 24 पहुंची, जहां पर जो अवनीश जी हैं उनकी कोठी है, उनसे मुलाकात करने का तमाम प्रयास किए, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। और कारण ये था साथियों, क्योंकि मैं मीडिया से हूं और मेरे हाथ में आईडी थी एनबी न्यूज 24x7 की। इसी नाते तमाम पुलिस कर्मियों ने मुझे वहां पर बाहर रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। बसपा के कई पदाधिकारी भी आए मुझे बुलाने के, लेकिन वही हर्डिंग था कि मीडिया से है और मीडिया कोई भी अंदर नहीं जा सकती। पुलिस प्रशासन की सख्त हिदायत थी। अब सवाल ये बनता है कि मीडिया से इतना घबराना क्यों? आखिर मीडिया ऐसा क्या बताएगी जो ये लोग नहीं जानते, या जो मैडम है वो ऐसा क्या बताएगी जो पुलिस प्रशासन को नहीं पता है? तो साथियों, इस बात से तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मैं 4-5 घंटे वहां पर रही, बाहर तमाम मैंने देखा कि पार्टियों के नेता आ रहे हैं, सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं और वो सभी मिलकर आ रहे हैं और फिर मीडिया पर अपनी बाइट दे देकर जा रहे थे। और बहुत सारे तमाम नेतागण कहीं ना कहीं एक आश्वासन देते आए, कहीं ना कहीं एक उम्मीद बांधते नजर आए, एक ढांढस बांधते नजर आए कि इंसाफ होगा और हम आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन साथियों, आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे थे दूसरे दिन ही और पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 7 दिन बीत चुके हैं, 7 दिन से अभी तक जो आईपीएस पूर्ण कुमार जी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है, इधर से उधर डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। तो साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 7 दिन बीत चुके हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार पता नहीं कौन सी खिचड़ी बनाने में तुली हुई है, ये भी समझ नहीं आ रहा। और आज चंडीगढ़ में एक महापंचायत हुई जिसमें कि तमाम संगठनों के लोग पहुंचे, पार्टी के लोग पहुंचे और साथियों एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया और 48 घंटे का नोटिस जारी किया गया और चेतावनी दी गई सीधे सीधे तौर पर शासन प्रशासन को कि अगर जो एफआईआर जो चाह रहे, जो नाम थे जिन लोगों के सुसाइड नोट में, क्योंकि सभी लोगों पर एफआईआर नहीं हुई है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और यही डिमांड लगातार मैडम की है, यानी कि जो अवनीश जी है उनकी है कि जो लोग हैं जिनके नाम है उस सुसाइड नोट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए और जो वहां के डीएसपी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि शासन प्रशासन पूरी तरह से साठगांठ में लगा हुआ है, कैसे ना कैसे चाहता है कि ये मामला रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन जो अवनीश जी है उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। आज जो चंडीगढ़ में महापंचायत हुई है, महापंचायत में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो 5 लाख सफाई कर्मचारी है, अगर जो डीएसपी है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता तो 5 लाख सफाई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आप समझ सकते हैं कि 5 लाख कर्मचारी
बहुत बड़ी संख्या होती है और 5 लाख कर्मचारी अगर किसी राज्य में घर बैठ जाएं तो उस राज्य में कितनी गंदगी फैल जाएगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं भारत देश में, चाहे मैं इससे पूर्व जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी आर गवई को लेकर जो प्रकरण हुआ, जो जूता फेंकने का प्रयास किया गया, और कुंठित मानसिकता के लोगों को देखिए कि उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि आखिर क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन मस्तिष्क में जो जातीय जहर है वो इतनी बुरी तरह से बैठा हुआ है कि चाह कर भी उसको निकाल नहीं पा रहे हैं और कभी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आज तक आजादी के 77 साल बीत चुके हैं कि कोई बहुजन समाज से आने वाला व्यक्ति, कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई बौद्ध समाज से आने वाला व्यक्ति इनकी बराबरी करे या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने। और तमाम तरह की प्रतिक्रिया साथियों आपने देखी कि जो एडवोकेट राकेश किशोर है उसने किस किस तरह की बयानबाजी की है और यहाँ तक कहता आया कि भगवान विष्णु मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला था। अब ये बताइए, अगर आपके सपने में भगवान विष्णु आए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके सपने में भी भगवान विष्णु आए तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? लोग आपका पुतला जला रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? ये बात भी तो भगवान विष्णु ने कही है। और आप इतने ही भगवान विष्णु के भक्त हैं तो मैं फिर से एक बात कहूंगी कि उनमें इतनी ही चमत्कारिक शक्तियां हैं तो वो खुद अपनी गर्दन लगा ले, खुद उस मंदिर का निर्माण कर ले, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हुए हैं कि जो वो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की नहीं है बल्कि वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन तथाकथित लोगों को कुछ भी रास नहीं आता, सिर्फ दिखता है तो अपना दिखता है। और इसी कड़ी में साथियों आपने देखा कि जिस तरह से ग्वालियर से भी जो प्रकरण निकल कर आ रहा है एडवोकेट अनिल मिश्रा का, जो कि लगातार कह रहा है परम पूज्य बाबा साहब को लेकर कि यह संविधान है भारत का, ये डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा, बीएन राव ने लिखा है। अंबेडकर अंग्रेजों का दलाल था, उनकी चाटुकारिता करता था और इसका पद प्रतिष्ठा को हम मिटा कर रहेंगे। और भी न जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक कह डाला कि अंबेडकर गंदा आदमी था। अब आप खुद सोचिए कि जिस डॉक्टर अंबेडकर के कारण इस महानालायक, इस मंद बुद्धि के शरीर पर ये काला कोट है, आज उसी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बोल रहा है। और आजादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, अब से पहले कहां सो रहा था? अब तक 77 साल में क्यों याद नहीं आए? और तमाम ऐसे जो भगवाधारी साधु संत हैं वो भी साथ इस कड़ी में पीछे नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण हो रहा है कि भारत में जाति के आधार पर एक के बाद एक तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर जाति सूचक शब्दों से जो प्रहार किया जा रहा है, जो मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही है, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और उसी का नतीजा हमने चंडीगढ़ में भी देखा कि जिस तरह से जो आईपीएस अधिकारी हैं पूर्ण कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब कितना मजबूर किया होगा उन लोगों ने कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि साथियों अपनी जान लेना कोई आसान नहीं है। हम दूसरे को तो चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो रूह कांप जाती है। सोचिए वो पल, वो लम्हा, वो कैसा रहा होगा, वो हिम्मत कहां से जुटाई होगी कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने के लिए अपने सर पर गन रखकर चला दे। आप सोच सकते हैं। और अभी जो 15 तारीख की कॉल पूरे भारत में की जा रही है, चलो ग्वालियर, चलो ग्वालियर, और जो प्रकरण है साथियों अब प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा उठ रही हैं। और अभी आपने देखा बरेली में भी जो एक दलित व्यक्ति के साथ में जो घटना घटी, किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद में अभी लखनऊ का भी जो प्रकरण निकल कर आया, लेकिन गूंगी बहरी सरकार आखिर कर क्या रही है? और एक सवाल ये भी खड़ा होता है लगातार बार बार कि 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की, लोगों ने उनकी बात को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसके बाद में 1956 में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन भी लाखों लोगों जिस संस्कृति की तरफ बाबा साहब लेकर जाना चाहते थे उधर गए, लेकिन उसके बाद में साथियों क्या रहा? क्योंकि आज भारत देश में जो जातीय अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के कारण हो रहे हैं, एक धर्म के कारण हो रहे हैं, एक संस्कृति के कारण हो रहे हैं। लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग शायद ना तो उस संस्कृति को समझ पा रहे हैं, ना ही उस धर्म को समझ पा रहे हैं, और ना ही अपनी उस विरासत को समझ पा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साफ साफ कहते थे कि जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाए, जो व्यवस्था आपका शोषण करे, जो व्यवस्था आपको छोटा दिखाए, आपका मनोबल तोड़े, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़ देना है। लेकिन विडंबना है कि इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं इस भारत देश का बहुत बड़ा तबका जो कि बहुजन समाज का है, वो आज भी उन्हीं चीजों में अटका पड़ा है। आज भी वो जातिवाद को ढो रहा है। और तमाम बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हो या नेता हो या संगठन हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो साथियों समय आ गया है कि अब इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि आप इकट्ठा नहीं हुए तो एक एक करके जिस तरह से घटनाएं आपके सामने आ रही हैं,
कभी आईपीएस अधिकारी के तौर पर आ रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आ रही है, और अब तो डॉक्टर अंबेडकर को भी लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। तो साथियों, मैं बस इतना ही निवेदन करूंगी आप सबसे, क्योंकि जितने भी ये घटनाक्रम हो रहे हैं, और एक महापंचायत भी हुई है हरियाणा में, जो दोषी हैं, जिनका नाम एफआईआर में लिखा हुआ है अधिकारियों का, उनके समर्थन में वो लोग उतर कर आ रहे हैं। तो अब खुद सोचिए कि दो गुट अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक जो आईपीएस पूर्ण कुमार जी हैं उनके समर्थन में है, और दूसरा गुट वो है जो अन्य दोषी हैं उनके समर्थन में है। अब आप खुद सोचते हैं, और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, और जो ये पूरे का पूरा घटनाक्रम घटाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो साथियों से साफ साफ समझ जाना चाहिए कि जो राजनीतिक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी है, उनकी भागीदारी है, और उन्हीं की शय पे इस तरह का काम किया जा रहा है। वरना दोषियों के खिलाफ कोई समर्थन में उतरता देखा है? बिल्कुल देखा होगा आपने। भारतीय जनता पार्टी, किसान आंदोलन आपके सामने है, एनआरसी वाला मुद्दा आपके सामने, जो खिलाड़ी बेटियां थी उनका मुद्दा आपके सामने, एससी एसटी एक्ट आपके सामने। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जब सत्ताधारी लोगों ने, जिन्होंने गलत डिसीजन दिए, और उस गलत डिसीजन के फेवर में तमाम वो जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो उतरे। तो साथियों, मैं चाहूंगी कि समय आ गया, इकट्ठे हो जाइए और पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण के साथ में अब इंसाफ की लड़ाई लड़िए। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि एक के बाद एक जो जातीय आधार पर इस भारत देश में घटनाएं घट रही हैं, एक आम आदमी की तो क्या बिसात है। आज इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को टारगेट किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी आज कहां पर खड़ा है।